हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो कैट 2023 के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 18। तो अभी तक लेक्चर 17 तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डे 1 से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे क्वांट का एक टॉपिक यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी तक फंक्शंस एंड ग्राफ्स को दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो इसका एक पार्ट आपको आज मिल जाएगा और एक पार्ट आपको कल इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस होगा ये देख लीजिए एक बार। सो वी हैव इंट्रोडक्शन, सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशंस। ये जो स्टार्टिंग के चार चीजें इनको हम क्विकली फिनिश करेंगे क्योंकि इसका सिर्फ फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। फिर हम फोकस करेंगे फंक्शंस पर, देन डोमेन एंड रेंज पर, एंड देन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड करके हम लोग वीडियो को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। फंक्शंस एंड ग्राफ्स का पार्ट 2 अपलोड होगा उसके बाद, तो उसमें रिमेनिंग जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे। इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसको कहते हैं, राइट, टाइप्स ऑफ फंक्शंस और क्या क्या टाइप हो सकते हैं, ग्राफ्स और ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो फंक्शंस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बेसिक टर्म्स को समझने की, जैसे सेट्स और उससे फिर रिलेशन कैसे बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालता है सेट्स का। तो ये सब चीज़ें एवरी ईयर अगर मैं कैट एग्जाम की बात करूँ तो फंक्शन से आपको 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, राइट। 1 क्वेश्चन तो मैंडेटरी है, वो तो एवरी ईयर आता ही है। तो 2 to 3 क्वेश्चन भी वहाँ पर आ सकते हैं। ओके, तो देखते हैं एक बार सेट्स क्या होता है। सो सेट्स आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब उसमें एलिमेंट्स नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। बस सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं कोई सेट ए लिखता हूँ यहाँ पर, सेट ए इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स है लेट से 1 2 7 4 और 3, ये 5 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो दिस इज अ सेट, ये 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसमें। किसी भी एलिमेंट का आप रिपीट नहीं करोगे, 1 1 2 7 4 3 इसको नहीं लिखोगे, ठीक है। 1 1 मतलब किसी को रिपीट नहीं करना है, बेसिकली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, दैट्स इट। नाउ सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, उसको कहते हैं कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ओके, इन अ सेट। तो जैसे ऊपर सेट ए हमने लिखा हुआ है, सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप कहोगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ओके। कार्डिनलिटी, और इसको आर्डर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, कार्डिनल नंबर और आर्डर ऑफ सेट, आर्डर ऑफ अ सेट ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं यहाँ पर। सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बहुत कुछ है पढ़ने को। लेकिन उस सब की इस लेवल पर, कैट एग्जाम के लेवल पर कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी मैं उसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अदरवाइज तो पढ़ने के लिए इनफाइनाइट सिलेबस इसमें हो जाएगा और फिर आप उसी को कवर करते रह जाएंगे। ओके, तो सेट ये हुआ। अब देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से क्या मतलब है, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जैसे मैंने दो सेट्स यहाँ पर लिखे। सेट ए मैंने लिखा 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 एंड 4, राइट। 4 एलिमेंट्स है सेट ए में, ठीक है। एक दूसरा सेट है सेट बी, उसमें मैंने लिखे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स पी क्यू एंड आर। तो सेट ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज ए क्रॉस बी। और ये ए क्रॉस बी क्या होगा, ये ए क्रॉस बी होगा आर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई, आर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई such that you can say x belongs to set A, x belongs to set A and y किसको बिलोंग करेगा, y belongs to set B,
उनके ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू सेट पी। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं, जिसमें एक ऑर्डर मैटर करता है बेसिकली। मतलब अगर आप लिख रहे हो 1 कॉमा पी और फिर आप लिख रहे हो पी कॉमा 1, तो बोथ आर डिस्टिंक्ट। जहां पर आप ये चीज कह पाओ तो उसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर वहां पर होना चाहिए। तो हमें ऑर्डर जो रिक्वायर्ड हो एक्स कॉमा वाई है, सच दैट एक्स बिलोंग करे ए को और वाई बिलोंग करे बी को। जैसे ए में है 1 2 3 4 और बी में पी क्यू आर। अगर मैं एक्स की कोई वैल्यू कंसिडर करूं तो एक्स की वैल्यू है 1, एक्स की वैल्यू कैन बी 2, एक्स की वैल्यू कैन बी 3 और इट कैन बी 4। सिमिलरली वाई की वैल्यू कैन बी पी और क्यू और आर। तो अगर एक्स की वैल्यू मैंने ली 1, तो उसके लिए y क्या क्या पॉसिबल है, आप कहोगे 1 के साथ y कैन बी p, या फिर 1 के साथ y कैन बी q, या फिर 1 के साथ y कैन बी r। तो इन्हीं को तो ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं। ऐसे 2 पी, 2 q, 2 r। और ये स्टडी हमारी चलती रहेगी कब तक, जब तक 4 r इसमें नहीं आ जाता। लास्ट एलिमेंट क्या होगा 4 r। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जो कलेक्शन है उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, a इंटू बी ऑर्डर्ड पेयर, राइट, एक्स कोमा वाई का कलेक्शन। तो ए इंटू बी इसको हम लोग कह रहे हैं, राइट। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लेट्स से number of elements in set A is small a, number of elements in set B is small b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कितना होगा, ए क्रॉस बी जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। यहाँ पर ये 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, तो इनका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें 4 इंटू 3 एलिमेंट्स होंगे ना। x की 4 वैल्यूज पॉसिबल है, y की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, तो x को y के कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे, 4 इंटू 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी a इंटू बी, राइट। ये थोड़ा सा चाहो तो ध्यान रख सकते हो, राइट। अब ये रही बात कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की। अगर मुझे इससे रिलेशन डराइव करना है सेट ए से सेट बी पर, राइट, ए से बी पर कोई रिलेशन, तो कैसे बनेगा। सेम टू सेट्स है हमारे पास, सेट ए इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 is our set A, right, and set B is, you can say same PQR। ये दूसरा सेट है PQR। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हमारे पास 12 एलिमेंट्स हैं, 4 फ्रॉम सेट A, 3 फ्रॉम सेट B। तो 4 इंटू 3 इज 12, A बाई B जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है A का B के साथ, उसमें 12 एलिमेंट्स हैं। अगर उसमें से मैं कोई भी एक एलिमेंट, 2 3 कितने भी एलिमेंट्स मैं वहां से पिक कर सकता हूँ, ऑल 12 भी मैं वहां से पिक कर सकता हूँ। तो जैसे कोई मैंने एलिमेंट लिखा और मैंने उसको R में रखा, R इज इक्वल टू, लेट से मैंने एक एलिमेंट लिख लिया 2 q। तो ये एक रिलेशन है, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, क्योंकि 2 q बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अगर ये 2 q उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करता है, दैट मीन्स दिस R इज अ रिलेशन। तो आप इसको ऐसा कह सकते हो कि R from A to B, relation from A to B is a subset of A cross B, subset of A cross B। सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है उसका छोटा सेट या उसके बराबर हो सकता है। जैसे 1 2 3 4 का सबसेट क्या होगा, 1 2 3 4 का सबसेट होगा 1, इट कैन बी पॉसिबल। 1 2 कैन बी पॉसिबल, 2 3 4 कैन बी पॉसिबल, 1 2 3 कैन बी पॉसिबल, 1 3 1 4 3 4, एनीथिंग अप टू 1 2 3 4। और नल सेट, नल मीन्स एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तो ऑलवेज एक सबसेट कंसिडर किया जाता है, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट। तो आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी का जो भी सबसेट है, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ ए बाई बी। अब यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, जैसे अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज स्मॉल ए, राइट, तो इट इंप्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। सेट ए के सबसेट्स कितने होंगे? किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, राइट, ये 1 2 3 4, तो आप इससे क्या क्या सबसेट्स बना सकते हो? या तो एक एक एलिमेंट वाला बना दो, 1 2 3, ऐसे करके एक एक एलिमेंट वाला बना दो, या फिर दो दो एलिमेंट वाला बना दो, लेट से 2,3, ये भी एक सबसेट है, या फिर 3 एलिमेंट वाला बना दो, या फिर ऑल 4 एलिमेंट्स वाला बना दो, विच इज सेट ए इटसेल्फ 1 2 3 4। और जैसा मैंने कहा नल सेट इज ऑलवेज अ सबसेट, तो इसमें नल सेट को लिखते हैं 5, वॉइड सेट और नल सेट, वो तो रहेगा ही। तो इतने सारे सबसेट्स हैं हमारे पास, तो सबसेट्स किसके बराबर हैं? सबसेट्स है बेसिकली इन 4 एलिमेंट्स में से, आप चाहो तो आप 0 एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, चाहो तो आप 1 एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, चाहो तो 2 या फिर 3 या फिर 4 एलिमेंट्स आप इसमें से सेलेक्ट कर लो। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए किसके बराबर होगा? 2 पावर n, 2 पावर a होगा यहाँ पर रादर, क्योंकि a नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ये आप कहाँ पर सीखोगे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो अब मैं उसमें इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ। तो आप याद रखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज 2 पावर a, राइट। अब ऐसे ही जस्ट यहाँ पर ऐसा सोचो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर स्मॉल a है, राइट, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये है स्मॉल b, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बाई बी कितना हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना हुआ? ए इंटू बी, ये तो आ गया इंटू बी। अगर आपको रिलेशन बताना है तो रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ ए इंटू बी, इट इंप्लाइज नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये किसके बराबर हुआ? फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू बी, इसी के बराबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है? a इंटू बी। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी हमारा सेट बनता है ऑर्डर पेयर x, y, a इंटू बी का जो हमारे पास सेट बना हुआ है, उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर a इंटू बी। सेम फॉर्मूला हमने यूज किया, राइट। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन हुआ फ्रॉम a टू b, ओके। तो जैसे 2, q और क्या रिलेशन हो सकता था? तो हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, राइट, ए बाई बी में 12 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, आप 2 एलिमेंट्स भी ले सकते थे, 5 एलिमेंट्स भी ले सकते थे, 6 भी ले सकते थे, नल सेट भी होता हमारे पास रिलेशन। तो एक तो ये R1 मैंने लिख दिया इज वन ऑफ द रिलेशन। R2 हो सकता था जिसमें आपने लेट से 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, एक लिया आपने 1,2, 1,p, 1,2 तो होगा नहीं, एक लिया आपने 1, लेट से R, और एक आपने ले लिया लेट से 4, p। सो दिस इज अ रिलेशन, राइट, दिस इज अ रिलेशन। आई होप ये क्लियर है, राइट ना। अब चलते हैं हम लोग फंक्शंस की डेफिनेशन समझने के लिए। मैं इन्हीं 2 सेट्स को अगेन कंसिडर करूंगा, 1 2 3 4 और p q r को। तो फंक्शंस को समझने के लिए अगेन ए सेट है हमारे पास विच इज 1 2 3 एंड 4, और सेट बी है हमारे पास p q एंड r, ये 2 सेट्स है p q एंड r। अब जरा समझे यहाँ पर फंक्शन किसको बोलते हैं। तो फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, फंक्शन फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b is a relation from a to b such that from a to b such that for every element, for each and every element of set A, each and every element of set A, there is a unique element in set B, right, there is a unique element in set B। मतलब अब आप सारे रिलेशन को यहां पर फंक्शन नहीं बोलोगे,
कुछ ही पर्टिकुलर रिलेशंस को आप फंक्शंस कह पाओगे, उसकी कंडीशन क्या है? ए से बी रिलेशन आपने बनाए, राइट? देयर आर टू पावर ए इंटू बी रिलेशंस। उनमें से जैसे किसी रिलेशन में corresponding to each and every set of every element of set A, अगर B में कोई यूनिक एलिमेंट है तभी आप उसको फंक्शन कहोगे। जैसे अगर मैं यहां पर लिखता हूं एक रिलेशन, मैंने R1 लिखा इधर, R1 इज इक्वल टू लेट्स से 2 P एंड 3 R, तो ये फंक्शन नहीं है। व्हाई? क्योंकि इसमें ये चीज मिसिंग है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पर तो सिर्फ सेट ए के दो ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 2 एंड 3। उनके लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं सेट बी में। 2 के लिए एलिमेंट है पी, 3 के लिए एलिमेंट है आर, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन क्या होगा? जैसे R2 में लिखता हूँ यहाँ पर रिलेशन R2, तो ये होगा लेट्स से 1 P 2 P 3 R एंड लेट्स से 4 R। ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, दिस इज अ फंक्शन, राइट? क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट 1 के लिए यूनिक एलिमेंट कौन सा सेट बी में? इट्स पी। एलिमेंट 2 के लिए इट्स पी, एलिमेंट 3 के लिए इट्स आर, एलिमेंट 4 के लिए इट्स आर। तो यहाँ पर आपको फंक्शन मिल रहा है बेसिकली 1 2 3 4 चारों एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के लिए सेट बी में कोई ना कोई एलिमेंट आपको मिल रहा है, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? ये बात समझ आई? इसको हम फंक्शन बोलते हैं। अगर इसको मैपिंग डायग्राम में आपको बनाना है तो आप इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हो। ये आपने सेट ए बनाया, सेट ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, इसको मैपिंग डायग्राम बोलेंगे। 1 2 3 4 और इधर आपने बनाया पी क्यू आर, राइट? सेट बी में कौन कौन है? पी क्यू एंड आर। तो 1 2 3 एंड 4 चारों की यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, चारों एलिमेंट्स की यूनिक मैपिंग। तो 1 की यूनिक मैपिंग पी के साथ, 2 की भी यूनिक मैपिंग पी के साथ। यूनिक मैपिंग मीन्स 2 की मैपिंग सिर्फ एक ही एलिमेंट से होनी चाहिए, मल्टीपल से नहीं होनी चाहिए। ऐसी 3 की यूनिक मैपिंग ये आर के साथ है हमारे एग्जांपल में, 3 की यूनिक मैपिंग आर के साथ, और 4 की यूनिक मैपिंग ये भी आर के साथ। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? फंक्शन बोल रहे हैं। अगर किसी एक की मैपिंग डबल हो गई, जैसे 3 की क्यू के साथ ही मैपिंग आपने कर दी, तो ये फंक्शन नहीं है। या अगर 3 की मैपिंग ही नहीं है तो भी वो फंक्शन नहीं है, राइट? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हर किसी एलिमेंट की एग्जैक्टली 1 मैपिंग होनी चाहिए सेट ए से, राइट? सेट ए में जितनी भी एलिमेंट्स है सबकी यूनिक मैपिंग होगी सेट बी में। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन बोलते हैं। आई होप ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज। फिर डोमेन एंड रेंज क्या है? अगेन जैसे सेट ए था हमारे पास, सेट ए एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। सेट बी, इसमें एलिमेंट्स है पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, राइट? अब आपने कोई भी फंक्शन लिखा ए से बी, तो उसको मैं ऐसे नोटेशन फॉर्म में लिख रहा हूं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट? और ये है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर्स होंगे, जैसे लेट्स से 1 पी 1 तो एक बार मैप हो गया, देन 2 क्यू 3 क्यू, लेट से 4 भी हमारा क्यू के साथ ही मैप है, 4 क्यू। ये एक फंक्शन है क्योंकि 1 2 3 4 चारों के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ अवेलेबल है यहाँ पर सेट बी में। ओके, दिस इज अ फंक्शन। अब इसमें सेट ए को क्या बोलते हैं? सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, राइट? सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। नाउ जैसे यहां पर एफ ए टू बी में 1 पी है, तो दिस, अगर मैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर की बात करूं, हियर 1 और यू कैन से
P इज इमेज ऑफ वन अंडर F। इसको आप ऐसे रीड करोगे, P इज इमेज ऑफ, ये ध्यान दीजिए यहां पर, P इज इमेज ऑफ वन अंडर F, अंडर फंक्शन F, एंड वन इज प्री इमेज, वन इज प्री इमेज ऑफ P अंडर F। तो आप एक चीज यहां पर ध्यान देंगे कि किसी भी एलिमेंट की इमेज तो यूनिक है, इमेज तो एक ही होगी, लेकिन किसी भी एलिमेंट ऑफ सेट बी की प्री इमेज मल्टीपल हो सकती है। यहां पर Q की प्री इमेज कौन कौन सी है, 2, 3, 4। Q की प्री इमेज क्या है, 2, 3 एंड 4। 2 की इमेज क्या है, Q, इट्स यूनिक। 3 की इमेज क्या है, Q, इट्स यूनिक। तो इमेज शुड बी यूनिक बट प्री इमेजेस कैन बी मल्टीपल, राइट। तो P इज इमेज ऑफ वन अंडर F एंड वन इज प्री इमेज ऑफ P अंडर F। ओके, अब यहां पर सेट A क्या है, बेसिकली सेट A है 1, 2, 3, 4, वो डोमेन हुआ, और सेट B हुआ कोडोमेन। रेंज क्या है, रेंज इज the collection of all images of elements of set A, all images of elements of set A। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए की जो भी इमेजेस हैं उन सभी के सेट को क्या बोल रहा है, रेंज। तो गिवन एग्जांपल में रेंज क्या है, रेंज इज व्हाट, P, Q। R तो रेंज का पार्ट नहीं है ना, P, Q इज द रेंज। R तो रेंज में आया ही नहीं, राइट। P, Q ही रेंज है सिर्फ। 1 के लिए P इज द इमेज, 2, 3, 4 चारों के, इन तीनों के लिए Q इज द इमेज। तो जो जो इमेजेस बन गई हैं वही सब क्या होगा, रेंज का पार्ट होगा। R इज नॉट पार्ट ऑफ रेंज। ओके, आप एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर जो कोडोमेन था वो था हमारा PQR, लेकिन रेंज क्या है, P, Q। तो ऑलवेज ये ध्यान रखेंगे, रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। अभी ये सभी जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर समझी हैं वो बेसिकली सेट्स की अंडरस्टैंडिंग से समझी है। सेट ए बनाया, सेट बी बनाया। इन जनरल जब हमारे पास क्वेश्चंस होंगे तो सेट ए हमारा रियल नंबर का सेट होगा कंप्लीट। जैसे अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पर लिखूं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। आपने एक फंक्शन बताया, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या है कि आप इस फंक्शन में x की वैल्यूज इनपुट करते जाइए, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ x, राइट। तो fx इज इक्वल टू मोड x इज अ फंक्शन वेयर all possible values of x will be domain, all possible values of x, इसको क्या बोलोगे आप, डोमेन। एंड रेंज किसको बोलोगे, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोड एक्स, ये तो हमारा फंक्शन है, उसको क्या बोलोगे आप, रेंज। अब बताओ डोमेन की वैल्यू क्या पॉसिबल है, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, राइट। तो डोमेन तो हो गया ऑल रियल नंबर्स, लेकिन मॉड्यूलस एक्स क्या ऑल रियल नंबर वैल्यूज एज्यूम कर सकता है, क्या मॉड्यूलस ऑफ एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है, आंसर इज नो। मॉड्यूलस ऑफ एक्स 0, 1, 2, 3 या यू कैन से 0 से लेकर पॉजिटिव रियल नंबर्स तक ये वैल्यूज एज्यूम वो करता है, राइट। तो डोमेन ऑफ रेंज तो हमारा रियल नंबर है, लेकिन जो रेंज है एक्स की वो है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इंक्लूसिव ऑफ 0, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे स्टाइल में, जस्ट एक ओवरव्यू टाइप आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि फंक्शंस इन जनरल कैसे हमें दिखेंगे और कैसे उनको हमें टैकल करना है। ऑलवेज सेट्स की फॉर्म में हमें नहीं वो दिखेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर आइडेंटिफाई करो इनमें से फंक्शंस कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। सेट ए है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6।
तो सेट ए से सेट ए पर जो फंक्शन बनेगा उसको आपको देखना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया वो ए बाई ए का किया है ऐसे। तो उसमें एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 2 1 3 से लेकर 6 6 तक के एलिमेंट्स होंगे, राइट। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। फर्स्ट पार्ट को देखो, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। yes, every element of set A there is a unique image, so this is a function. 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 1 की भी इमेज है, 2 की भी है, 3 4 5 6 सभी की इमेज है, ये भी एक फंक्शन है। F3 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 5। नो, यहाँ पर 2 की इमेज 3 एज वेल एज 5 दो इमेज नहीं होनी चाहिए, तो ये तो फंक्शन नहीं है। F4 1 की इमेज है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की। यहाँ पर 6 की इमेज नहीं है, एलिमेंट 6 की भी इमेज होनी चाहिए, तो ये भी फंक्शन नहीं है, राइट। फर्स्ट टू आर फंक्शंस, लास्ट टू आर नॉट फंक्शंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, if number of elements in set A is equal to small m, or you can say it's small a. Number of elements in set A is small a, and number of elements in set B, this is equal to small b in set B. ये स्मॉल b के बराबर है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑलरेडी हम लोग देख चुके, 2 की पावर a इंटू बी। अब यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू b रेज टू द पावर a। ये हमें याद रखना है, b रेज टू द पावर a। थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू आप चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ ओवरव्यू यहाँ पर। जैसे सेट ए आप लिखो 1 2 3 4, सेट ए 1 2 3 एंड 4, राइट। सेट बी आप लिखो P Q R, P Q R। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फंक्शंस की तरह बनेंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 फंक्शंस यहाँ पर बनेंगे, 4 फंक्शंस। अब ये कैसे आएगा आप जरा सोचो। जैसे एलिमेंट इन सेट ए है हमारे पास, सेट ए का एलिमेंट 1, तो किसी भी फंक्शन में ये हमारा जो 1 है या तो वो p के साथ एसोसिएट होगा, या फिर वो q के साथ एसोसिएट होगा, या फिर वो r के साथ एसोसिएट होगा। तो जो एलिमेंट 1 है उसकी मैपिंग के लिए 3 चॉइस है हमारे पास, आइदर p और q और r। किसी भी फंक्शन में वो किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ मैप्ड होगा। सेम वे जो एलिमेंट 2 है सेट A का, उसके पास भी 3 चॉइसेस हैं, वो भी या तो P के साथ मैप्ड होगा, या फिर Q के साथ, या फिर R के साथ। ऐसी 3 के पास भी 3 चॉइसेस होंगी, और सेम वे एलिमेंट 4 के पास भी 3 चॉइसेस होंगी। तो जब ऑल टुगेदर देखोगे इनको तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 3 की पावर 4। तो टोटल 81 फंक्शंस यहाँ पर बन जाएंगे। तो इन जनरल दिस नंबर इज b raised to the power a, number of elements in set B raised to the power number of elements in set A. Okay. नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equal to log 6x plus 7 plus under root x square minus 25। ओके, देखो डोमेन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो रेंज आएगी ना, बेसिकली मतलब कहाँ पर वो डिफाइंड है। आप ऐसा समझो कि कहां पर ये डिफाइंड है, x की आप कौन सी वैल्यूज रख सकते हो इसकी डेफिनेशन के लिए। जैसे अगर मेरे पास fx है, fx इज इक्वल टू मोड x, तो वहां पर आप x कुछ भी रख सकते हो, सबके लिए मोड हमारा डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं फंक्शन बनाऊं fx इज इक्वल टू लेट से अंडर रूट ऑफ x, तो अब ये आप यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स नहीं रख सकते ना अंडर रूट x में। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स वो इमेजिनरी आ जाएगा, राइट। तो जो सेकंड वाला फंक्शन fx इज इक्वल टू अंडर रूट x, उसमें जो x है, x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0 टू प्लस इंफिनिटी, राइट। नेगेटिव नंबर्स आप वहां पर नहीं रख सकते। तो x की वैल्यूज को ही तो डोमेन कहते हैं, राइट।
तो आपको देखना होगा कि वो डिफाइंड कहां पर है। जैसे हमारा log x है, log x कब डिफाइन होता है, log x हमारा कब डिफाइंड होता है, तो 6x + 7 शुड बी ग्रेटर देन 0। log x हमारा कब डिफाइंड होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ऑन दैट बेसिस आप कहोगे 6x + 7 शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी ये हमारा log 6x + 7 डिफाइंड है। अगर 6x + 7 ग्रेटर देन 0 है तो यहां से 6x क्या आया, ग्रेटर देन -7, which implies x is greater than -7/6, right? x is greater than -7/6। एक तो ये आपने लिखा। जो दूसरा पार्ट है वो है √x² - 25। अब मैंने आपको क्या बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर आप नेगेटिव नंबर्स नहीं रख सकते। दैट मीन्स ये तब डिफाइंड होगा व्हेन दिस x² - 25 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। दिस शुड बी पॉजिटिव नंबर और 0 में भी, राइट। सो यहां से आएगा x² इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 25। अगर आप चाहते हो कि x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 रहे तो उसमें x की दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, x राइट आइदर लेस देन इक्वल टू -5, या तो -5 या -5 से छोटा हो, या फिर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ये दो पॉसिबिलिटीज उसकी बनेगी। अब आपको ये वाला पार्ट देखना है एंड ये वाला पार्ट देखना है। एंड लगा हुआ है बीच में, मतलब कि इंटरसेक्शन। तो x एक कह रहा है कि x ग्रेटर देन -7/6, तभी वो डिफाइंड होगा हमारा log। एक कह रहा है कि या तो x हमारा लेस देन इक्वल्स टू -5 है, या फिर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। इनका आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो x ग्रेटर देन -7/6 और x लेस देन इक्वल टू -5, ये तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, राइट। तो हमारा इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। उसी के लिए ये हमारा डिफाइंड होंगे दोनों फंक्शन। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। फाइनल जो आंसर हमने लिखा है, तो डोमेन क्या हो गया हमारा, 5 to इंफिनिटी इज द डोमेन। इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट के साथ लिखना है, और 5 क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, तो 5 आएगा हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ। दिस 5, इंफिनिटी इज द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन, डोमेन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x² अपॉन 1 प्लस x² वेयर x बिलोंग्स टू r। फॉरगेट रेंज। अगर मैं आपसे डोमेन पूछूं इसका, तो डोमेन क्या होगा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमारा 3x² अपॉन 1 प्लस x² डिफाइंड ना हो। इट्स डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ना, तो आप कहोगे डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है। डोमेन ऑफ f(x), डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या है, रेंज मतलब कि f(x) की ऑल पॉसिबल वैल्यूज। डोमेन होता है हमारा x की पॉसिबल वैल्यूज, और रेंज होता है f(x) की ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो f(x) की ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जैसे यहां पर ये 3x² अपॉन 1 प्लस x² है, तो x 1 प्लस x², राइट। तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 1/x² प्लस 1, एक ही बात है, अपॉन 1/x² प्लस 1। ठीक है, मुझे बताओ x² की रेंज क्या होती है। x² की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड सो x² की रेंज 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इंफिनिटी, राइट। ओके, 1/x² की रेंज क्या होगी, 1/x²। तो 1/x², जस्ट इसको रिवर्स कर दो, तो 1/0 इंफिनिटी एंड 1/इंफिनिटी 0, मतलब ये होगा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इंफिनिटी। 1/x² कांट बी इक्वल टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता। अब अगर मैं 1/x² प्लस 1 करूं, तो 1/x² प्लस 1 की रेंज क्या होगी, इट मीन्स ये रेंज आ जाएगी 1 से लेकर इंफिनिटी तक। इंफिनिटी में 1 ऐड करेंगे तो भी वो इंफिनिटी ही रहेगा। ओके, 1/x² प्लस 1 की रेंज आ गई हमारे पास। तो अगर आपको 3 अपॉन 1/x² प्लस 1 की रेंज लिखनी है, 3 अपॉन 1/x² प्लस 1 क्या क्या वैल्यूज एज्यूम कर सकता है, तो ये क्या होगा, ये हमारा 1 से इंफिनिटी तक था। अगर आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। कैन से दिस रेंज विल बी 0 to 3, 0 to 3।
आईओपी क्लियर है? 0 से लेकर 3 इसकी रेंज आ जाएगी। तो जो गिवन क्वेश्चन है उसकी रेंज क्या आ गई हमारे पास? 0 to 3 बोथ ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर जाकर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि क्या 0 पॉसिबल होगा। तो 3x² 1 + x² बाउंड्री वैल्यूज बेसिकली, तो क्या हमारा 0 पॉसिबल है? तो अगर आप x को 0 रख दोगे तो 3 आ जाएगा। तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी? fx = 0, fx कैन बी 0 एट x = 0। ये तो अलाउड है ना। तो रेंज क्या आएगी फाइनली? 0 क्लोज ब्रैकेट एंड 3 ओपन ब्रैकेट। 3 तो नहीं हो पा रहा है ये, राइट? fx हमारा 3 के बराबर नहीं आ पा रहा है। ओके ना, नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब कोई फंक्शन डिफाइंड है, उसका इनवर्स कैसे आप डिफाइन करेंगे? जैसे अभी हमने लिखा था फंक्शन a = 1 2 3 4। ए ये एक सेट था और सेट बी था p q एंड r। सेट बी p q एंड r ये था हमारे पास। अब इनवर्स फंक्शन का क्या मतलब है? तो f तो हमारा फंक्शन है a से b, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, राइट? और एग्जाम्पल के लिए लिख लेते इसको, जैसे वी हैव लेट्स से p, next 2, p, then 3, q, and let's say 4, q is a function, right? तो f का इनवर्स कैसे आप डिफाइन करोगे? f इनवर्स ऑफ f, और यू कैन से इनवर्स फंक्शन विल बी अ फंक्शन फ्रॉम b to a। ये b to a फंक्शन होना चाहिए। इज इट पॉसिबल? मतलब अगर आप 1, p इनको जस्ट इनवर्स करके लिखो, ये जो एलिमेंट्स अभी आए हुए हैं फंक्शन a to b में, उनको अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, p, 1 लिख दो उसको, देन आप लिखो p, 2, देन आप लिखो नेक्स्ट q, 3, एंड देन नेक्स्ट q, 4। तो क्या ये फंक्शन बन पाएगा? कैन से दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट p की 2 इमेज है, p की इमेज 1, p की इमेज 2, एलिमेंट q की 2 इमेज है, q की इमेज 3, q की इमेज 4। तो ये तो फंक्शन ही नहीं बन पाया। तो दिस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब आप ये 1 2 3 4 की मैपिंग करोगे p q r के साथ, तो जो प्री इमेज होगी किसी न किसी एलिमेंट की प्री इमेज रिपीट होगी, क्योंकि हमारे पास सेट बी में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, और जैसे उन एलिमेंट्स में से किसी की भी प्री इमेज रिपीट हो गई तो उसका इनवर्स फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, राइट? तो सेट बी में एटलीस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू दैट इन सेट ए। सेट बी में यहाँ पर 3 एलिमेंट्स की जगह अगर 4 या 4 से ज्यादा एलिमेंट्स होते तो हम अवॉइड कर सकते थे जो हमारा मल्टीपल प्री इमेजेस अभी एग्जिस्ट करे उनको। जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि सेट बी हमारा मॉडिफाइड सेट क्या है, लेट्स से सेट ए इज सेम 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, दिस इज सेट ए। और सेट बी में कम से कम 4 एलिमेंट्स हम रखते हैं, तो लेट्स से सेट बी कंसिस्ट ऑफ पी क्यू आर एस टी, 5 एलिमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पर पी क्यू आर एस टी। तो क्या अब हम अवॉइड कर पाएंगे? यहाँ पर अवॉइड कर पाएंगे मल्टीपल प्री इमेजेस का एग्जिस्टेंस? तो यस, देखते हैं फंक्शन एफ ए टू बी, एक बार बना लो इसको। एफ ए टू बी जो फंक्शन हमारा वो क्या है? तो मल्टीपल प्री इमेजेस का हमें अवॉइड करना है। तो 1, p, देन 2, q, देन 3, r एंड 4, s। ये हमने लिख लिया। ये फंक्शन तो एग्जिस्ट कर गया, a से b इज अ फंक्शन। अब इसका इनवर्स लिख करके देखो इनको, मतलब इनवर्स ऑर्डर में। तो f b टू a, f इनवर्स b टू a, एक बार इसको लिख करके देखें तो ये आएगा 1, p का इनवर्स क्या होगा? p, 1, जस्ट उसका इनवर्स p, 1, देन q, 2, r, 3 एंड s, 4। इज इट अ फंक्शन फ्रॉम b टू a? बताओ।
इज एफ इनवर्स अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। तो सेट बी में 5 एलिमेंट्स है, पी क्यू आर एस टी। पी मैप्ड है 1 के साथ यूनिक, क्यू मैप्ड है 2 के साथ, आर मैप्ड है 3 के साथ, एस मैप्ड है 4 के साथ, टी इज नॉट मैप। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो गई, मतलब सेट बी में एलिमेंट सेट ए से ज्यादा है तो हमारा एक सेट, हाँ एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट बच जाते हैं, उनकी कोई प्री इमेज बन ही नहीं रही बेसिकली, राइट। तो इसका मतलब ये भी आप यहाँ पर भी आप क्या कह रहे हो कि दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, और यू कैन से हियर ऑल्सो इन दिस केस ऑल्सो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहां से क्या सीखा आपने, सेट ए में 4 एलिमेंट्स थे, फर्स्ट केस में सेट बी में आपने रखे 3 एलिमेंट्स तो भी प्रॉब्लम हुई, सेकंड केस में आपने रखे बी में 5 एलिमेंट्स तो भी प्रॉब्लम हुई। दैट मीन्स दिस प्रॉब्लम कैन ओनली बी टैकल्ड इफ number of elements in set A is exactly equal to number of elements in set B। जब वो बराबर होंगे तभी इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा। तो एक बार वैसा सिनेरियो बना करके देख लेते हैं। अब दोनों सेट्स में इक्वल एलिमेंट्स ले लो आप, A है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, राइट। और सेट B आप ले लो P Q R S, P Q R S, ये ले लिया हमने सेट B, दोनों में इक्वल एलिमेंट्स हो गए। फंक्शन एफ ए टू बी, ये क्या बनाया, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये हमने बना दिया। 1 को मैप कर दो पी के साथ, 1 इज मैप्ड विद पी, 2 इज मैप्ड विद क्यू, 3 इज मैप्ड विद आर एंड 4 इज मैप्ड विद एस। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एफ इनवर्स क्या बनाओगे यहां से, एफ इनवर्स इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, फ्रॉम बी टू सेट ए। और ये फंक्शन क्या बनेगा, p, 1 देन q, 2, p, 1 q, 2 r, 3 एंड लास्ट क्या है s, 4। तो ये फंक्शन बन गया है। अब आप देखो P की जो इमेज है 1, Q की इमेज 2, R की इमेज 3, S की इमेज 4, सेट B के जितनी भी एलिमेंट्स है हर किसी की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही है सेट A में, तो हियर द इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट तभी करेगा सेट B में जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। आई होप ये क्लियर है, ओके। ना अब आ जाता है क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज 5x + 11 अपॉन 12x - 5 फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 6। ओके, तो यहां पर इनवर्स हमें देखना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 11 अपॉन 12x - 5। अब इसको एक काम करो, एफ एक्स को आप मान लो y के बराबर। देखो अगर एफ एक्स हमारा y के बराबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू y, तो ये क्या पाओगे ना यहाँ से कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। इसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, सिंपल। तो एफ एक्स वाई के बराबर है, दैट मीन्स x इज एफ इनवर्स ऑफ y। तो जो गिवन फंक्शन था 5x + 11 अपॉन 12x - 5, इसको y के बराबर मान लिया हमने। अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 12x - 5 दिस इज इक्वल टू y। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वही x क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y। तो ये आ जाएगा एफ एक्स 5x + 11 इज इक्वल टू 12xy और 12yx रादर 12yx इज इक्वल टू 12yx - 5y। x हमें कैलकुलेट करना है तो x को लेफ्ट में ले जाओ, ये आ जाएगा 5 - 12y into x, this is equal to -5y - 11, राइट। x कितना है यहां से, x आ गया -5y - 11 अपॉन 5 - 12y। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे, -1 से ऊपर नीचे, तो आ जाएगा 5y + 11 y + 11 अपॉन
12y माइनस 5 x आपने क्या कहा था, x को f इनवर्स ऑफ y, तो दिस इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। f इनवर्स ऑफ y किसके बराबर आ गया, 5y प्लस 11 अपॉन 12y माइनस 5। आपको क्या बताना है, f इनवर्स ऑफ 6, तो बता सकते हैं f इनवर्स 6 किसके बराबर होगा, जहां जहां पर y है वहां पर 6 रख दो। f इनवर्स ऑफ 6 दिस इज इक्वल टू 5 6 30 प्लस 11 अपॉन 12 6 72 माइनस 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 प्लस 11 इज 41 डिवाइड बाई 72 माइनस 5 इज 67, तो 41 बाई 67 हमारा f इनवर्स 6 का आंसर यहाँ से आ जाएगा। आई होप क्लियर है। तो आज के सेशन में तो इतना ही। पार्ट 1 में यहाँ तक हमने इनवर्स ऑफ फंक्शन तक डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 में हम लोग जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ग्राफ्स, ये सब चीजें वहां पर कवर करेंगे, राइट। सो इस टॉपिक में कोई भी आपको डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।